Hello friends, I hope all are good. In this video we discuss a strategy and planning for UPSC CSE 2024 एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि आने वाले 9 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए अपने UPSC CSE 2024 एग्ज़ाम के लिए। टुडे इज़ 1 सितंबर, आपका एग्ज़ाम जो है वो 26 मई को है। आज से आपके एग्ज़ाम तक आपके पास टोटल 269 डेज़ हैं। 269 डेज़ हैं, 9 मंथ इंक्लूडेड द मई। अगर मई को एक्सक्लूड कर दें तो आपके पास 8 मंथ ही बचते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने मई को भी इंक्लूड कर लिया है, तो टोटली अपने 9 मंथ के लिए स्ट्रेटेजी बताएंगे और जो भी आपको कैसे अप्रोच करना है अपनी प्रिपरेशन को, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसको अपन पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पहले मैं जीएस वाला पार्ट बताऊंगा, ऑप्शनल, देन सीसेट और देन करंट अफेयर। यही आपका पूरा सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स क्यों ना हो, चाहे मेंस क्यों ना हो, ठीक है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि चीज़ें आसान रहें और आप एक इफ़ेक्टिव वे में चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है। मैं आपको हर बार प्रीवियस वीडियोस में भी मैं ये चीज़ कहता आया हूँ कि चीज़ें आप खुद कॉम्प्लेक्स बनाते हो, अपन खुद उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक राइट डायरेक्शन में चलेंगे, एक राइट अप्रोच के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ, उस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करिएगा, तभी वीडियोस बनाने का, ऐसी वीडियो बनाने का मोटिव बनता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो होता क्या है कि आपने वीडियो देखी, आपने साइड करा, आप उसी तरीके से अप्रोच करोगे जिस तरीके से आप करते आए हो, ठीक है। मैं आपसे पहले भी इस चीज़ को बोला हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को। जब आपसे कोई टीचर्स या फिर सेलेक्टेड पर्सन या टॉपर्स या सीनियर कोई चीज़ आपको बता रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ उसने भी अपनी प्रिपरेशन में फेस करी होगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करके तो देखिए, ठीक है। ओके, नाउ इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अप्लाई करिएगा, तभी एक रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अपने पास 269 डेज़ हैं, 9 मंथ की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। इसको अपन ने 3 फेज़ में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज़ सितंबर टू नवंबर, उसके बाद दिसंबर टू फरवरी, देन मार्च टू मई, ठीक है। 3 मंथ में इसके टारगेट लिए अपन ने, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ओके। नाउ उससे पहले एक चीज़ अपने माइंड में प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अब सितंबर स्टार्ट हो गया है, अभी तक जिसने भी प्रिपरेशन नहीं करी, स्टार्ट करी किसी भी रीज़न से, कहीं बिज़ी थे, कुछ काम पड़ गया था, पढ़ाई में मन नहीं लगा, कोई फंक्शन था, XYZ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर अब आपने एक सिंगल डे भी अपना वेस्ट करा तो अब चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी, अब आप खुद सिलेक्शन से दूर होना चालू हो जाओगे, ठीक है। अब एक सिंगल डे मिस नहीं करना है, एक सिंगल डे आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो वो चीज़ एक नॉर्मल है, नेचुरल है कि आप 8-10 दिन, 15 दिन, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे हो तो वो फटिगनेस आता ही आता है। तो बिल्कुल मैं हर बार कहता हूँ कि हर 15 दिन में आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन वो ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि होल डे वो ब्रेक में ही चल रहा है या रेस्ट में चल रहा है। मतलब ये ब्रेक का ये होता है कि 15 दिन में जहाँ आप 12 घंटे की स्टडी करते थे या 10 घंटे की स्टडी करते थे, उसका 50% आप उस दिन स्टडी कर लीजिए और 50% आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, मूवी देखनी है, खेलना है, फ्रेंड से मिलना है, कुछ भी करना है वो करिए जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के साथ इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ होता क्या है कि आप एक लेवल पे आके गिव अप कर जाओगे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स बहुत सारे पढ़ने हैं, कम टाइम में पढ़ना है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट भी अपन को देना है, ठीक है। नाउ अगस्त से जिसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो एक ठीक ठाक स्टेज पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है। लेकिन जो सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन अब जो अगर अब आपने प्रिपरेशन में स्टार्ट नहीं करी या आपने स्टडी स्टार्ट नहीं करी सीरियसनेस के साथ या डेडिकेशन के साथ, अगर आपने अब स्टडी नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी आएगी आने वाले टाइम पे। होता क्या है मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ, मेरे पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस से।
दिसंबर से तक स्टूडेंट क्या होता है कि पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को लाइटली लेके चलते हैं, क्योंकि सितंबर से दिसंबर तक का जो टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है, ठीक है। यही टाइम आपका ये डिसाइड कर देगा कि कौन पर्सन सेलेक्ट होगा और कौन पर्सन सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही 4 महीने जो हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाला समय जो है, मतलब ये अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम है, ये है फेस्टिवल का सीज़न, ठीक है। अब होगा क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट घर जाएंगे, कहीं कहीं कौन कहीं जाएगा। देखो, फेस्टिवल आते रहेंगे, आपके जाने से या नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी यही है कि आपके जाने से या नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी फेस्टिवल्स या कुछ भी फंक्शंस पे। एक बार सिलेक्शन लीजिए, एक बार वैल्यू क्रिएट करिए, फिर आपके जाने से नहीं जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अभी अपने पेपर पे, प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अभी अपने टारगेट्स पे ध्यान दीजिए, अभी अपने गोल पे ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या, जनवरी फरवरी आ जाएगा, प्रीलिम्स पास रहेगा, फिर वही चीज़ हो जाएगी, प्रेशर क्रिएट होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, और फिर वही आप चीज़ बिगड़ने चालू हो जाएगी। जो चीज़ आती है वो चीज़ भी गलत करना चालू कर दोगे। यही तो होता है मैक्सिमम 50% स्टूडेंट के साथ प्रीलिम्स में, क्योंकि वो उस प्रेशर को, वो उस टाइम फ्रेम में जो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन और दो घंटे में 80 क्वेश्चन सीसेट के करने हैं, वो उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिस होती नहीं है, चीज़ों को खुद ने कॉम्प्लेक्स कर लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ों को आसान लेके चलिए, पहले से अपनी एक स्ट्रेटेजी को एक अच्छे पेस पे, एक अच्छे लेवल पे लेके चलोगे तो आने वाले टाइम पे कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगी, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आपको प्लानिंग जो है वो 3 तरीके से करनी है। एक आपको मंथली, एक आपको वीकली, और एक आपको पर डे के हिसाब से। देखो, ये दिखने में बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा। मंथली प्लानिंग में आपके पास सीधा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई इस मंथ में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, ठीक है। मान लिया कि आपने कहा कि भाई मैं पॉलिटी करूँगा सितंबर में और मैं इकोनॉमिक्स करूँगा, बस ख़त्म, ये प्लान हो गया, ठीक है। उसके बाद जब वीकली प्लान बन रहा है, तो वीकली प्लानिंग में क्या करना है, आपको A4 शीट में 4 कॉलम बना लेने हैं, और उसमें ये लिख लेना है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, इस तरीके से, ठीक है। इस वीक में इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर करने हैं, 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 ठीक है। ये चीज़ समझ आया। वीकली और जो मंथली प्लान जो है, ये आपके टेबल के सामने चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको अपने टारगेट्स दिखते रहें। जब आपके सामने अपने टारगेट्स रहेंगे तो आप एक ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। अदरवाइज़ होगा क्या, विदाउट टारगेट के साथ अप्रोच करेंगे, ना तो स्टडी में कोई इफेक्टिवनेस आएगा, ना कोई एफिशिएंसी बन पाएगी, ना कोई आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, पर डे का जो टारगेट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, पर डे के टारगेट में क्या करना है, मान लीजिए कि आज 1 सितंबर है, ठीक है। 1 सितंबर में जो आपने आज पढ़ा, इसमें आप सेल्फ अपने आप को इवेलुएट करिए, ठीक है। आज क्या पढ़ा वो देखिए पहले। तो मान लीजिए आपने कहा कि भाई पॉलिटी के मैं आज 2 चैप्टर करूँगा, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आप कर पाए एक या एक भी नहीं कर पाए, तो आपको ये चीज़ सामने क्लियर हो जाएगी कि भाई मैंने आज कितना टाइम ख़राब करा और मैंने कितनी स्टडी करी, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपको अपने बारे में क्लियर कट पिक्चर सामने आती जाती है, तो आप खुद एक मैक्सिमम और मोर एफर्ट लगाते जाओगे अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपको कुछ पता रहेगा नहीं, आप क्या कर रहे हो, क्या टारगेट थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना सब्जेक्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। पर डे के प्लान में क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि आज हमने कितना टारगेट बनाया था और कितना अचीव करा है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आज 1 सितंबर है, तो 2 सितंबर में कल क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ऑप्शनल में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये 1 तारीख को डिसाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। कब करोगे, पूरे दिन की जब स्टडी हो जाए, सोने से पहले 5-10 मिनट लगते हैं इस काम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि भाई मुझे कल कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर करने हैं। ये सिंपल सा एक पेज पे छोटी सी एक बुक बना लीजिए,
आती है डायरी टाइप छोटी सी, उसमें लिख लीजिए, ठीक है। इसको सामने चिपकाने की ज़रूरत नहीं है पर डे के प्लान को, बस ये क्लियर रखिए कि भाई मुझे कल जो है ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो आपके पास मंथली टारगेट आपके पास है, वीकली टारगेट आपके पास है, पर डे का आपके पास टारगेट आपके पास है कि भाई आज मुझे इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर करने हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको इस सेल्फ इवेलुएट करना है कि मैंने आज ये टारगेट तो रखा था लेकिन मैंने अचीव कितना करा, ठीक है। आपको क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी एट द एंड ऑफ द मंथ पे कि भाई इस मंथ में मैंने 2 सब्जेक्ट के टारगेट रखा था कि मेरे दोनों पूरे हो गए या मेरे दोनों पूरे टाइम से पहले हो गए। उससे क्या होगा कि एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। आप एक मोर एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे, आप एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट दे पाएंगे, एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे, ठीक है। इसे ही तो कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करने के साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, ठीक है। चीज़ों को आसान लेके चलोगे तभी इसको आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। देखो लॉन्ग टर्म जर्नी है, 2 साल बिताने हैं, तो चीज़ों को आसान करके चलिए, एक राइट डायरेक्शन एक राइट अप्रोच के साथ प्रोसीड करिए, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करिए। होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड पर्सन में, यही तो होता है। आप भी वही बुक पढ़ रहे हो और टॉपर्स ने भी वही बुक्स पढ़ी है, अनसेलेक्टेड ने भी वही पढ़ी है, सेलेक्टेड ने भी वही पढ़ी है। वही लक्ष्मीकांत, वही बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा या PMF, शंकर IAS, सतीश चंद्रा एंड और भी बुक्स हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि वो एक राइट डायरेक्शन एक राइट अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड करे, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, जिनके 2 4 5 6 अटैम्प्ट लगते जाते हैं, वो एक राइट डायरेक्शन राइट अप्रोच के साथ वो प्रोसीड नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ कि किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्शन लेने के लिए 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एक देखिए PYQs अपने सामने रखिए, एक अपना सिलेबस देखिए, ठीक है, और एक आपको क्या देखना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ये 3 पिलर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है कोई सा भी हो, PYQ, सिलेबस एंड रिवीजन, अगर ये आपने कर लिया तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक होगा, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, XYZ, ठीक है। जब तक बेस ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर तो बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी कर लो गिरेगी गिरेगी, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपन, जो मैंने 3 फेज़ में डिवाइड करा था, 269 डेज़ फ्रॉम 1 सितंबर टू 26 मई, ठीक है। फ़ेज़ 1 की बात करते हैं। फ़ेज़ 1 में अपने पास 91 डेज़ बनते हैं, ठीक है, फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आपको कोर सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। कोर सब्जेक्ट आपके 4 ही कोर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। पहले मैं फोकस इसलिए कोर सब्जेक्ट पे दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इन कोर सब्जेक्ट पे कमांड बना ली तो आने वाले जो सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे वो मेंस स्पेसिफिक हों, चाहे वो प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक हों, बहुत हेल्प मिलेगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी उनको पढ़ना। इन 4 सब्जेक्ट को पहले करिए किसी भी हालत में। फर्स्ट फेज़ में नवंबर तक ये चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 1.5 महीना और 1.5 महीना दोनों को दे दिए, 2 सब्जेक्ट पॉलिटी इकोनॉमी 1.5 महीने में कर लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी 1.5 महीने में कर लो। लेकिन अब एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये जो टाइम जो है 1.5 मंथ का, 1.5 मंथ का, ये कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए आपको इकोनॉमी समझ नहीं आती, आपको इकोनॉमी कंप्लीट करने में 25 दिन लग गए, लेकिन एक स्टूडेंट को इकोनॉमी समझ आती है, उसने 13 14 15 दिन में ही कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। वेटेज सबका ही बराबर है, यहाँ पे वेटेज सबका ही बराबर है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट हैं चारों के चारों, इन पे कमांड बनाइए। प्रीलिम्स तो कहीं ना कहीं नहीं रुकने वाला, और मेंस में भी आपको बहुत एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पहले इनको करिए हर हाल में, पहले के 3 महीने में। बट साथ में ऑप्शनल 60 to 70% कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ नवंबर, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शनल ले लो, बड़े से बड़ा PSIR, चाहे छोटे से छोटा एंथ्रो ले लो, चाहे जो कि 3 महीने का मैक्सिमम सिलेबस बनता है उसका किसी भी कोचिंग में, ठीक है। चाहे PSI ले लो, ज्योग्राफी ले लो, 5 से 5.5 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा लगा रहे हो 8 महीने 7 महीने 9 महीने, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एक राइट डायरेक्शन राइट अप्रोच में आप प्रोसीड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है।
तो ऑप्शनल 60 to 70% कंप्लीट होना चाहिए आपका नवंबर तक। और ये 4 कोर सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये पहले नवंबर तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। 3 महीने बहुत टाइम होता है, आपको अब लगना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा, अब वो टाइम नहीं है, अब टाइम बहुत कम है। आपको लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है कि भाई 9 महीने हैं, 369 डेज़ हैं, एक्चुअल में टाइम नहीं है ज़्यादा। यही 4 महीने डिसाइड कर जाएंगे किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। क्योंकि जनवरी फरवरी में तो सब पढ़ेंगे, वो सब, क्योंकि वही होता है, प्रीलिम्स पास है, पेपर का प्रेशर आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस 4 महीने में कोई नहीं पढ़ता, चीज़ों को वो इजी वे में ले जाते हैं, और उसी की कारण क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। नाउ फेज़ 2 की बात करें, यहाँ आपके पास 91 डेज़ हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी ज्योग्राफी करें उसी सीक्वेंस में इन्वायरमेंट को कंप्लीट करें, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ अगर इन्वायरमेंट को वहीं ख़त्म करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए। पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि प्रीलिम्स के लिए कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंस की होती है। माइंड में सेट रखिए, तैयारी मेंस की ही करनी है, ठीक है। ज्योग्राफी जैसी कंप्लीट हो, इन्वायरमेंट को साथ के साथ ख़त्म करो, ठीक है। जब तक आप इंटरलिंकेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स नहीं समझोगे ना, आपका ये पेपर क्वालिफाइड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है वो उस लेवल पे जा रहा है कि आपको इंटरलिंकेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स होना ही चाहिए। अब आपको सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। देखो, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर मेंस सेकंड फेज़ में करना है, क्योंकि मैंने क्या, इसलिए आपको मैंने बहुत टाइम बताया यहाँ पे, 3 महीना मोर देन सफिशिएंट है इन 4 सब्जेक्ट को करने के लिए, ठीक है। आराम से कर लोगे, लगना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट हैं मेंस स्पेसिफिक वाले, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स। एथिक्स में आपके 2 पार्ट बन जाते हैं, थ्योरी वाला पार्ट, इसकी एप्लीकेशन आपको केस स्टडीज़ में यूज़ करनी पड़ती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। ये जो 4 सब्जेक्ट जो हैं, इंडियन सोसाइटी GS1, सोशल जस्टिस GS2, इंटरनल सिक्योरिटी GS3, ये वाला पार्ट अब मैंने यहाँ पे 60 डेज दे दिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, मोस्टली इसका जो पार्ट जो है आपका करंट अफेयर्स ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो करंट अफेयर से नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चन जो बन के आएंगे, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस से क्यों ना हो, वो करंट अफेयर से ज़्यादा ही बन के आते हैं साइंस एंड टेक से, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक्स होना, बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया, जब तक बेस क्लियर स्ट्रांग नहीं होगा फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए 20 डेज दे दीजिएगा, साइंस एंड टेक के लिए 10 डेज, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स के लिए 60 दिन। अब ये डेज जो है अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट हो सकता है बहुत अच्छा आपका समझ आता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा समझ आता हो, 12-13 दिन में कर दें। साइंस एंड टेक में ज़्यादा टाइम लग जाए। मान लीजिए एथिक्स आप ने का स्ट्रॉन्ग है, आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है, आप उसको मान लीजिए 15 या 16 दिन में ही कर दें, तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद को पहचाननी पड़ेगी, खुद को देखना पड़ेगा कि मैं कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितनी कमांड है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये PYQ से पता लगेगा। PYQ सॉल्व करो, पता लगेगा आपको सब्जेक्ट की कितनी क्लैरिटी है, कितनी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, सेकंड फेज़ जो है दिसंबर टू फेब तक है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि इस टाइम पीरियड में आपका ऑप्शनल जो है एट द एंड ऑफ जनवरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। सितंबर से चालू करा, जनवरी के एंड तक ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 5 महीने मोर देन सफिशिएंट हैं, कैसा भी ऑप्शनल हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, ठीक है। फरवरी तक ऑप्शनल को मत खींचना, चीज़ें आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जनवरी के एंड तक ऑप्शनल को कंप्लीट करके रख देना, ठीक है। रिवीजन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए ऑप्शनल का एट द एंड ऑफ जनवरी तक, ठीक है। नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर एक रिवीजन लगा दो ऑप्शनल का बिफोर द मेंस,
बिफोर द प्रीलिम्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए एट द एंड ऑफ जनवरी। नाउ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो पार्ट है प्रीलिम्स से पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आफ्टर प्रीलिम्स कर लेंगे, ज़्यादा वेटेज रखता नहीं है, ठीक है, हो जाएगा इजीली। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ PYQs को देखिए, सब्जेक्ट के वेटेज को समझिए। टॉपिक वाइज भी आजकल तो PYQ उसका एनालिसिस है, काफ़ी मार्केट में बुक्स है। टॉपिक वाइज देखिए कितना उसका वेटेज है सब्जेक्ट का, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडियन सोसाइटी में से सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स में से अगर आपके पास टाइम निकाल पाओ 8-10 दिन, तो फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को देख सकते हो। अगर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, पहले आप ये 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए हर हाल में फेज़ 2 में, ठीक है। नाउ फेज़ 3 की बात करें, फेज़ 3 आपका फ्रॉम मार्च टू मई, इस टाइम पीरियड में आपको पूरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाना है। यहाँ पे आपका कोई भी मेंस वाला पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तैयारी मेंस की ही करनी है। जब आप मेंस की तैयारी सितंबर से फरवरी तक करते हुए आ रहे हो, ठीक है, आपका फरवरी तक ऑप्शनल कंप्लीट हो गया, आपका फरवरी तक GS का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, मेंस का भी प्रीलिम्स का भी, फेब तक आप पूरे रेडी हो, ठीक है। अब आपको मार्च से क्या करना है, प्रीलिम्स मोड में आ जाना है। प्रीलिम्स मोड का मतलब क्या हो जाता है कि आपको फैक्ट्स वगैरह जो चीज़ें याद रखने की हैं उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैक्सिमम रिवीजन करना है चीज़ों का, मैक्सिमम। बिफोर प्रीलिम्स 3 रिवीजन मिनिमम है, उससे ज़्यादा जितने कर पाओ 4 कर पाओ 5 कर जाओ, 5 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। 3 मिनिमम 5 मैक्सिमम। जो 5 रिवीजन प्रीलिम्स 5 रिवीजन करने के बाद प्रीलिम्स में बैठेगा उसका 100% मैं श्योर हूँ कि उसका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर उसने राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच में अगर उसने प्रोसीड किया होगा तो, ठीक है। अगर चीज़ें वैसे ही करी होंगी जैसे वो करते आए हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। इसी ही फेज़ में आपको फेज़ 3 में मॉक लगाने और PYQs देखने। देखो मॉक लगाने के पीछे का एक मोटिव समझिए। आप मॉक इसलिए लगाते हैं कि नंबर कितने आएंगे, नंबर कम आ रहे हैं कि नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, आप इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं रैदर देन कि उसका जो मेन मोटिव है आप उसको भूल जाते हैं। मॉक इसलिए लगाइए कि आप ये देखिए कि मैं क्या पेपर को एक टाइम पे कर पा रहा हूँ, क्या मैं उस 2 घंटे में 100 क्वेश्चन उस 2 घंटे में 80 क्वेश्चन CSET के कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कितनी मैं सिल्ली मिस्टेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट मॉक में मेरी सिल्ली मिस्टेक कम हुई कि नहीं हुई, किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में मुझे कम टाइम देना है। मान लीजिए पॉलिटी के 20 क्वेश्चन करते हैं और वहाँ 6 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप मॉक में, तो समझ में क्लियर है आपके सामने पिक्चर कि भाई मुझे पॉलिटी पे ज़्यादा पढ़ना है, पॉलिटी को ज़्यादा ध्यान देना है। मान लीजिए ज्योग्राफी के आप 20 में से 15 क्वेश्चन सही मार रहे हो, इसका मतलब क्लियर है कि ज्योग्राफी आपको एक अच्छे लेवल पे, आपको अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं चीज़ें, ठीक है। तो मॉक इसलिए लगाइए, ठीक है। और PYQ से ये समझिए कि इस टॉपिक में से एक्चुअल में भाई पढ़ना क्या है, पूछता क्या है ये, वो समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मॉक बच्चों के अभी रिव्यू थे कि भाई फीडबैक थे कि भाई मॉक में क्या पूछते हैं, मेन पेपर में क्या पूछा, इस बार के पेपर में क्या पूछा, और जो डिफरेंट कोचिंग्स के जो मॉक हैं उसमें तो अलग ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मॉक लगाना टाइम वेस्ट है, ये सब। देखो आप उस चीज़ का मोटिव ही नहीं समझ रहे, वो किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं मॉक। आप मॉक पे नंबर पे ध्यान दे रहे हो, मॉक में 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 110, 120, 150, 10 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ ध्यान देने की है वो मैंने बताया है, ठीक है। रिवीजन करिए, मैक्सिमम मिनिमम 3 रिवीजन मांगता है बिफोर द प्रीलिम्स निकालने के लिए, मैक्सिमम 5 रिवीजन, ठीक है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और इससे कम भी नहीं करने हैं, 3 रिवीजन मस्ट है, ठीक है। नाउ 6 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। कोर सब्जेक्ट आगे आप ये पहले करिए है, फेज़ 1 में पहले करके बैठे हो, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। यही सब्जेक्ट है आपके प्रीलिम्स में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी को जब करोगे ना, इकोनॉमी को जब करोगे तो मॉडर्न ले लेना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने हिसाब से उस चीज़ को देख लेना
कि कौन से सब्जेक्ट में आपको पहले उठाना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको बाद में उठाना है। देखो, ये आपको खुद को सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा। ये आप देखेंगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितनी कमांड है, मेरा सब्जेक्ट कितना कंप्लीट है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना समझ आता है। मैं आपको एक ये चीज़ बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट उठाना जिसमें रटना हो, और ये कोशिश करना फेज़ 3 में कि 2 सब्जेक्ट जीएस के पैरेलल चलाना। ऑप्शनल नहीं पढ़ना ना, जीएस का पार्ट पढ़ना है, सीसेट का पार्ट पढ़ना है। सीसेट की बात करेंगे आगे, क्योंकि मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। जितना ईजी हो सके उतना मैं ईजी बनाने की कोशिश होती है मेरी चीज़ों को, ठीक है। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट लेके चलना जिसमें रटना ज़्यादा हो, जिसमें याद करना ज़्यादा हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इकोनॉमी उठा रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री लेके चलो, ज्योग्राफी उठा रहे हो एनवायरनमेंट साथ करना। मैं हर बार कहता हूँ इंटरलिंकेजेस बनेंगे और चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें बैठेंगी। ज्योग्राफी जब कर रहे हो एंशिएंट कर लो, ठीक है। पॉलिटी जब कर रहे हो आर्ट एंड कल्चर कर लो, और जब साइंस एंड टेक कर रहे हो मिडेवल कर लो। हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। मेन जो मेरा बताने का ये है कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको याद रखना है, और फेज़ 3 में कोशिश करो कि 2 सब्जेक्ट को पैरेलल में लेके चलो, क्योंकि ऑप्शनल नहीं पढ़ना, आंसर राइटिंग नहीं करनी, मॉक लगाने, रिवीजन करना है सब्जेक्ट के, और सी सेट करना है, ठीक है। इकोनॉमी के साथ मॉडर्न ले लेना, ज्योग्राफी के साथ एंशिएंट उठा लेना, पॉलिटी के साथ आर्ट एंड कल्चर, एंड मिडेवल जब करो साइंस एंड टेक कर लेना। आपका सिलेबस एक बहुत आसान में और एक बहुत ईजी वे में हो जाएगा। क्लियर होगी यहाँ पे बात? क्लियर है? नाउ ये तीनों फेज़ में किस तरीके से अप्रोच करना है, किस सब्जेक्ट को कब करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो सब्जेक्ट कितना समझ आ रहा है, आपको उस सब्जेक्ट में कितनी कमांड है। दूसरी चीज़ इस पर भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और वो सब्जेक्ट का वेटेज कितना है वो आपको PYQ से ही पता लगेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी PYQ एनालिसिस बेस भी एक वीडियो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। बताइएगा मुझे कमेंट सेशन में, वो भी वीडियो अपन ला देंगे, ठीक है। वेटेज समझिए सब्जेक्ट का, और आप ये देखिए कि मुझे कितना सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ सीसेट की बात कर लेते हैं भाई। अब सीसेट में मैथ्स है, रीजनिंग है, कॉम्प्रीहेंशन, 3 ही चीज़ पूछता है। एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिए, अब का जो सीसेट आया है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में, मैथ हो, रीजनिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, तीनों में ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैथ कर जाएंगे आरसी रह जाएगी, आरसी अच्छी है मैथ अच्छी नहीं है, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तीनों को ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे सबकी अच्छा खासा एक कमांड रहती है इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। अब नाउ मैंने यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टूडेंट लिए हैं, कैटेगरी 2 स्टूडेंट लिए। कैटेगरी 1 स्टूडेंट वो स्टूडेंट जिनका सीसेट वीक है, ठीक है, जिनका सीसेट वीक है। देखो अगर वीक है, मान लीजिए आपको मैथ्स में दिक्कत है, कोई शर्म की बात नहीं है, बेसिक से उठा लो, 6th क्लास से 10th क्लास तक की मैथ की NCERTs कर लो, ठीक है, क्योंकि पेपर निकालना है किसी भी हालत में, ठीक है। बेसिक से उठा लो 6th क्लास से। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक भी मैथ्स में कर रहे हो, मैथ कोई बात नहीं है। अगर भाई हर इंसान को हर सब्जेक्ट थोड़ी ना आते हैं, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या नहीं आता है, कुछ भी रीज़न है, तो बेसिक से उठाओ 6 से 10 उसकी NCERT करो, क्लियर हो जाएगा मैथ, ठीक है। मुश्किल से 8-10 टॉपिक होंगे मैथ में जहाँ से अपना सीसेट में पूछे जाते हैं, इन टॉपिक को कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ कैटेगरी 2 स्टूडेंट वो हैं जिनमें सीसेट में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली कर लेते हैं, वो कंफर्टेबल हैं सीसेट को लेके, इजीली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप फेज़ 3 से उस सब्जेक्ट को चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है फेज़ कैटेगरी 1 वाले, वो आप फेज़ 2 में जो मैंने बोला आपसे दिसंबर वाले टाइम से, दिसंबर से आप इस सब सीसेट को चालू कर देना, ठीक है। लेकिन पहले के 3 महीने कोर सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल 60-70% हो जाना चाहिए, इस चीज़ को माइंड में रखना। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट पहले, ऑप्शनल 60 से 70% नवंबर तक कंप्लीट करके बैठो। आने वाले जो मंथ आएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कहीं आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं आएगी, आप इजीली पेपर को क्रैक करोगे। नॉट ओनली द प्रीलिम्स बट मेंस, इंटरव्यू, और आपका डेफिनेटली फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, और आप डेफिनेटली इस बार लावसना में एंट्री होगी, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखना। कैटेगरी 2 वाले जिनका सीसेट में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली निकाल जाते हैं, आप फेज़ 3 से सीसेट को स्टार्ट करें, ठीक है। आरसी का देखिए एक चीज़ सिंपल सी, आरसी में प्रैक्टिस,
बस सी सेट पूरा ही खेल प्रैक्टिस का है। मैथ्स में डिफ़िकल्टी है, बेसिक से उठाओ, 6 से 10th करो, ठीक है। रीजनिंग मोस्टली स्टूडेंट का अच्छा रहता ही रहता है, ठीक है, फाइन। नाउ करंट अफेयर में 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई। मंथली मैगजीन पढ़ें, पीटी 365 या न्यूज़पेपर। पहले मैं न्यूज़पेपर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, ये क्वेश्चन भी आता है। पहले भी इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूँ, पहले भी ये डाउट क्लियर कर चुका हूँ पहले वाली वीडियोज़ में। नाउ न्यूज़पेपर की ऐसी बात है भाई, पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना। नोट्स बनाए नहीं बनाए, देखो नोट्स बनाना है नहीं बनाना है कि सिंपल सा आंसर ये होता है कि जो हॉट टॉपिक न्यूज़ में चला है, जो पिछले 1-2 महीने से चलता ही आ रहा है, उसका एक काम करो, उस टॉपिक को लिखो, उसके बुलेट पॉइंट में 8-10 पॉइंट लिख लो, बस इतना सा काम कर लो, ठीक है। और कुछ नहीं करना। कोई डाटा आ गया उसको नोट डाउन कर लो, कोई फैक्ट आ गया उसको नोट डाउन कर लो, ताकि वो प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर पाए, मेंस में हेल्प कर पाए, ठीक है। अगर आप वैसे पूछो कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के GS1, GS2, GS3, GS4, फिर उसमें फ़ोल्डर बना के कि हम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अच्छी खासी मैगज़ीन आती हैं, मंथली मैगज़ीन, अच्छी कोचिंग्स की, वहाँ पे आपको सब डिटेल में दिया होता है, सब चीज़ें क्लियर होती हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी बार क्या होता है कि मैगज़ीन में वो कवर नहीं हो पाता है, तो कोई भी टॉपिक चल रहा है पिछले 8-10 दिन, महीने या 2 महीने से, तो उस टॉपिक को एक बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए, 8-10 पॉइंट निकाल लीजिए जो कि आपको मेंस में हेल्प कर सकें। फैक्ट लिख लीजिए, डाटा लिख लीजिए, ताकि आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी हेल्प कर सके, ठीक है। मंथली पढ़ें कि पीटी 365 पढ़ें, ये दूसरा क्वेश्चन बढ़ता है। देखो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो यही रहती है, स्टूडेंट को मंथली पढ़िए, ठीक है। मंथली ही पढ़नी है, किसी भी कोचिंग की पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोचिंग का मटेरियल बढ़िया है, ठीक है। नाउ मंथली में कैसे पढ़ना है ये सुनिएगा। सितंबर में अभी अगस्त की मैगज़ीन आएगी, ठीक है। 15 तारीख तक, सितंबर के 15 तारीख तक अगस्त की मैगज़ीन जो आएगी सितंबर में, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज़ उसका रिवीजन होना चाहिए। पहले 15 दिन में कंप्लीट, नेक्स्ट 15 दिन में रिवीजन। 1 महीने में एक मैगज़ीन 2 बार आपने पढ़ ली, ठीक है। जब आप अक्टूबर में मूव करो, पहले 15 दिन में सितंबर की मैगज़ीन चलेगी, और जो अगस्त वाली मैगज़ीन जो 2 बार पढ़ ली आपने पहले, उसका 1 बार और रिवीजन दे देना, ठीक है। सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, जो भी उस मैगज़ीन में दिया होगा पर्टिकुलर मंथ की, ठीक है। तो आपने बिफोर द प्रीलिम्स हर एक मैगज़ीन का 3 बार रिवीजन करके बैठे होंगे, ठीक है। ये तो तब है जब आप फेज़ 3 में पहुंचोगे, जब भी आप करंट अफेयर का रिवीजन मारोगे, और वहाँ आप 1-2 रिवीजन और मार दोगे, मतलब करंट अफेयर का बिफोर द प्रीलिम्स आप 4-5 बार रिवीजन करके बैठोगे, मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। एक्चुअल में तो जो हार्डकोर करंट अफेयर से जो क्वेश्चन जो आजकल पूछे जाते हैं वो कम ही पूछे जाते हैं। हार्डकोर करंट अफेयर का मतलब होता है जो डायरेक्टली ओनली और ओनली बेसिस ऑफ करंट अफेयर हो, ठीक है। मोस्टली जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक प्लस करंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक प्लस करंट से पूछे जाते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्डेड लिंकेजेस करना सीख जाइए, बहुत हेल्पफुल रहेगा, और तभी एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। जब तक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं बना पाओगे, जब तक टॉपिक्स में और सब्जेक्ट्स में इंटरलिंकेजेस नहीं करोगे, चीज़ें नहीं बनेगी, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, डिफ़िकल्टी आती जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ करंट अफेयर की क्लियर हो गया भाई बात। हाँ, पीटी 365 की ऐसी बात है, पीटी 365 मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पीटी 365 से का कोई सेंस नहीं बनता प्रीलिम्स के लिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ उस चीज़ का। पीटी मेंस के लिए जो आती है आफ्टर द प्रीलिम्स बिफोर द मेंस, वो बड़े काम की चीज़ है, उसको पढ़ना आफ्टर द प्रीलिम्स बिफोर द मेंस, जो पीटी मेंस आती है। लेकिन पीटी 365 प्रीलिम्स वाली जो आ रही है, पूरे 12 महीने की जो मैगज़ीन निकालती, एक तो क्या करते हैं, पहले दिसंबर तक का लाएंगे, दिसंबर जनवरी तक का, फिर 3 महीने का करंट अफेयर प्रीलिम से 1 महीने पहले रिलीज़ करते कोचिंग वाले, ठीक है। अब 3 महीने का करंट अफेयर 1 महीने पहले प्रीलिम से कि क्या वो पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, कब क्या करेगा, ठीक है। तो पीटी 365 के चक्कर में मत पड़िए, मंथली मैगज़ीन लगिए। देखो मेहनत लगेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं बचा कि सितंबर आ गया है, 9 मंथ हैं, अब आपको टाइम बहुत कम है, लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन नहीं है टाइम ऐसे जाएगा, फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे, ये आएगा वो आएगा, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्टडी को
प्रोसीड करिए, आप अपनी स्टडी को अब राइट डायरेक्शन और राइट अप्रोच में प्रोसीड करिए, ठीक है। नाउ एक और चीज़, लास्ट मंथ से कोई वीडियो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं किसी काम से बिज़ी हो गया था, लेकिन अब जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे वीडियो रिलीज़ होती रहेगी, ठीक है। जितना हो सकता है उतना वीडियोस को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसी वीडियो रिलीज़ करें, ठीक है। आने वाली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं एंथ्रो के ऊपर आने वाली है या फिर GS 1 2 3 4 के बेसिस पे अलग अलग वीडियो रिलीज़ करेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है तभी इसका सेंस निकलेगा, तब आप अपनी प्रिपरेशन में इसको अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसी वीडियो आप मेरी देख ही रहे होंगे या कैसे, इतनी वीडियो आपने कितनी देखी होंगी। अल्टीमेटली होता क्या, आप वही करते हो जो करते आए हो। जो आप वीडियो में आपने सुना, जो सीखा, वो आप कभी अप्लाई नहीं करते। क्यों? कहीं ना कहीं आपको एक डाउट रहता ही रहता है कि यार ये सही होगा नहीं होगा, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, चाहे टीचर हो, सीनियर हो, टॉपर हो, कोई भी हो, ये सब उस फेस से निकले हुए हैं, उन्होंने वो चीज़ फेस करी है, ठीक है। गलतियाँ हर किसी से होती है, मैंने आपको पहले ही बोला है। गलती से सीख के जब कोई इंसान बता रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं एक सही चीज़ बता रहा होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।